कई साल पहले की बात है। एक छोटे से समुद्र तट पर बसे गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। यह गांव नीले समुद्र और हरे भरे झाड़ियों से घिरा हुआ था। सुबह की धूप में लहरें चमकती थी और तट पर खिले गुलाबी फूल हवा में झूमते थे। मीरा का जन्म एक खुशहाल परिवार में हुआ था। उसके पिता रामू एक ईमानदार मछुआरे थे जो हर सुबह समुद्र में जाल फेंकने निकल जाते थे। उसकी माँ एक दयालु और प्यार भरी महिला थी जो मीरा को गोद में बिठाकर समुद्र की परी कथाएं सुनाती थी। वह कहती थी कि बेटा, जीवन में सच्चाई, मेहनत और दया ही सच्चा खजाना है। लेकिन जब मीरा महज 5 साल की थी, एक गंभीर बीमारी में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मीरा के जीवन में अंधेरा छा गया। वह रात रात भर समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती और उसके पिता उसे गोद में लेकर सांत्वना देते। रामू ने अकेले ही मीरा को पाला पोसा। उनका घर लकड़ी और नारियल की पत्तियों से बना हुआ था, जिसके आंगन में नीम, चमेली और सूरजमुखी के पौधे लगे थे। मीरा जानवरों से बहुत प्यार करती थी। वह तट पर आने वाली चिड़ियों को दाना डालती और फूलों से बातें करती। उसके पिता उसे पढ़ाते थे, किताबें, कहानियां और नैतिकता की बातें। गांव में लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन मीरा जल्द ही पढ़ना लिखना सीख गई। उसका सपना था कि एक ऐसा महल बनाना जहां हर कोई खुश रहे, कोई भूखा ना रहे और समुद्र की लहरें हर किसी के दुख को धो दे। उसके पिता कहते थे, मीरा, तुम्हारी मुस्कान इस दुनिया को रोशन कर देती है। कभी हार मत मानना बेटी। लेकिन जीवन में बदलाव आना तय था। रामू को लगा कि मीरा को एक माँ की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक विधवा महिला से शादी कर ली जिसका नाम था सुमन देवी। वह एक अमीर शहर से आई थी जहाँ उसके पास नौकर चाकर और शानदार घर था। उसकी 2 बेटियां भी उसके साथ आई, माया और रिया। माया पतली और लंबी थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा ईर्ष्या से भरा रहता। रिया मोटी और शिकायती स्वभाव की थी। दोनों बहनें अमीर घर से आई थी जहां उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। जब उन्होंने मीरा को देखा तो मुंह बनाया। माँ, ये तो बिल्कुल जंगली लगती है, माया ने फुसफुसाया। हाँ, लेकिन इसकी आंखें कितनी चमकदार हैं, रिया ने ईर्ष्या से कहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रामू खुश था कि अब घर में और लोग हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन रामू दूर के बाजार में मछली बेचने गया। रास्ते में भयानक तूफान आया और उसकी नाव पलट गई। उसका शरीर कई दिन बाद समुद्र किनारे मिला। मीरा टूट गई। वह रात रात भर समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती, अपने पिता की याद में। लेकिन सुमन देवी ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया और कहा, अब तू घर की नौकरानी है। तेरे पिता चले गए, इसलिए अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। उस दिन से मीरा की जिंदगी बदल गई। उसे अटारी में रहने को कहा गया, धूल भरी अंधेरी जगह जहाँ चूहे और मकड़ियाँ रहती थी। उसे सुबह से शाम तक घर के सारे काम करने पड़ते थे, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना और माया रिया की हर फरमाइश को पूरा करना। मीरा काम करते करते थक जाती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके सुंदर कपड़े छीन लिए गए, अब वह फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। वह अपने पिता की बात याद करती कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा। मीरा सर्दियों में ठंड से बचने के लिए चिमनी की आग सेकती और वहीं सो जाती। मीरा का एकमात्र सहारा था समुद्र किनारे का बगीचा। वहाँ एक नीली चिड़िया हर सुबह उसके कंधे पर बैठती। मीरा उसे अपनी परेशानियां बताती और एक चंचल चूहा उसके लिए छोटे छोटे फूल और फल लाता। दिन बीतते गए। मीरा 18 साल की हो गई।
वह और ज्यादा सुंदर हो गई थी, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसकी सौतेली माँ और बहनें उससे और ज्यादा ईर्ष्या करने लगी। वे उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी ताकि कोई उसकी सुंदरता ना देखे। एक दिन गांव में एक बड़ी हलचल हुई। राजा के दूत वहां आए और एक घोषणा की। दूत ने गांव में चिल्लाकर कहा, सुनो सुनो, राजा के बेटे राजकुमार ने अपनी भावी पत्नी चुनने के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन किया है। यह पार्टी महल में होगी और राज्य की सारी युवा लड़कियां इस पार्टी में आमंत्रित हैं। गांव की हर लड़की उत्साहित थी। माया और रिया खुशी से उछल पड़ी। वे भागती हुई घर आई और अपनी माँ से बोली, माँ, हम दोनों भी उस दिन राजमहल जाना चाहती हैं। राजकुमार हम दोनों में से एक को जरूर चुनेगा। सुमन देवी मुस्कुराई और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों सबसे सुंदर हो। सुमन देवी ने शहर से सबसे महंगे गाउन मंगवाए। माया ने नीला गाउन पहना और रिया ने गुलाबी। दोनों दर्पण के सामने गाउन पहनकर घंटों खड़ी रही, कभी बाल संवारती और कभी अपने गाउन की फिटिंग चेक करती और एक दूसरे को कहती, मैं बनूंगी राजकुमारी। मीरा का दिल चाहता था कि वह भी पार्टी में जाए, लेकिन वह जानती थी कि यह सपना कभी सच नहीं हो सकता। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, क्या मैं भी पार्टी में जा सकती हूँ? सुमन देवी हंस पड़ी और बोली, अपनी औकात में रहो, तुम नौकरानी हो, राजकुमारी नहीं। मीरा की आंखें भर आई, लेकिन वो चुप रही। मीरा समुद्र के किनारे जाकर बैठ गई और नीली चिड़िया से रोते हुए कहा, क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। माया और रिया ने मीरा को बुलाया और कहा, हमारे बाल बना दो और हमारे जूते साफ कर दो। मीरा ने उन दोनों से फिर पूछा, क्या मैं भी पार्टी में चल सकती हूँ? माया ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारे पास अच्छी पोशाक कहाँ है? और वैसे भी राजकुमार को पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। वो दोनों मीरा पर हंसी और बग्गी में बैठकर चली गई। मीरा सिसकते हुए बोली, काश मेरे माता पिता मेरे साथ होते। वो समुद्र के किनारे अकेली बैठकर रोने लगी। तभी एक चमकदार प्रकाश फैला और एक सुंदर परी प्रकट हुई, सफेद पोशाक में और जादुई छड़ी लिए। परी ने कहा, ओ मेरी प्यारी मीरा, तुम भी महल की पार्टी में जाओगी, इसलिए रोना बंद करो बेटी। मीरा हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ। मीरा ने पूछा, लेकिन मेरे पास तो ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही जूते, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? परी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो बेटी, मेरे पास जादू की छड़ी है और तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हें सब मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए। परी ने कहा, मुझे एक कद्दू और 4 चूहे ला कर दो। मीरा ने वैसा ही किया। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, कद्दू बदल गया सुनहरी बग्गी में, चूहे बदल गए 4 सफेद घोड़ों में और मीरा का दोस्त चूहा बन गया कोचवान। मीरा के फटे कपड़े बदल गए चमकदार लाल गाउन में, जो तारों की तरह चमक रही थी। मीरा के पैरों में अब टूटी चप्पल नहीं थे, बल्कि उनकी जगह सुंदर कांच के जूते थे। परी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, तुम राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन एक बात याद रखना, यह जादू आधी रात तक ही रहेगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं नहीं भूलूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा बग्गी में बैठी और महल पहुंची। जैसे ही
मीरा अंदर गई, सबकी नजरें उस पर टिक गई। महल में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे, यह कौन है? इतनी सुंदर लड़की तो हमने कभी नहीं देखी। सुमन देवी और उसकी दोनों बेटियां भी उसे देखकर हैरान रह गई, लेकिन जादू की वजह से वे उसे नहीं पहचान पाई। माया ने मुंह बनाकर कहा, यह जरूर किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी होगी। रिया ने जलन भरे स्वर में कहा, उसके जूते तो देखो कितने अजीब हैं। तभी राजकुमार आया और उसकी नजर मीरा पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया। वह मीरा के पास गया और झुककर कहा, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगी? मीरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और राजकुमार ने उसका हाथ थामा। वो दोनों नाचने लगे। संगीत बजता रहा। नाचते नाचते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक महल की बड़ी घड़ी ने 11:55 बजाए। मीरा का दिल धड़का। उसे परी की चेतावनी याद आई। उसने राजकुमार से धीरे से कहा, मुझे जाना होगा, और वह जल्दी से महल से बाहर भागने लगी। राजकुमार हैरान था। वो उसे रोकता ही रहा, लेकिन भागते भागते सीढ़ियों पर उसका एक चमचमाता हुआ कांच का जूता गिर पड़ा। और जैसे ही 12 बजे सब कुछ वापस अपनी जगह आ गया। मीरा के फटे कपड़े, कद्दू और चूहे। मीरा राजकुमार के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उधर महल में हड़कंप मच गया था। राजकुमार उस रहस्यमयी लड़की को खोजने के लिए बेचैन था। उसने सीढ़ियों पर पड़ा कांच का जूता उठाया और अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, ये कांच का जूता उसी लड़की का है जिसने हमारे साथ नृत्य किया था। मुझे वो सुंदर लड़की चाहिए। सैनिक आदेश पाते ही तुरंत काम पर जुट गए। सैनिक पूरे गांव में उस जूते को लेकर गए और हर युवा लड़की को पहनाकर देखा, लेकिन वह जूता किसी के पैर में फिट नहीं हो रहा था। कुछ लड़कियों के पैर बड़े थे, कुछ के छोटे थे और कुछ ने तो जबरदस्ती जूता फिट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। लेकिन सैनिकों की खोज जारी रही। आखिर में सैनिक मीरा के घर पहुंचे। उन्होंने पहले माया को बुलाया और उसने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर इतना बड़ा था कि कांच का जूता आधा भी नहीं चढ़ा। फिर रिया की बारी आई। उसने अपने मोटे पैर को जूते में जबरदस्ती डालने की कोशिश की। सैनिक हंस पड़े और कहा, क्या इस घर में कोई और युवा लड़की है? सुमन देवी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कोई और नहीं है, बस मेरी 2 बेटियां हैं। तभी मीरा अटारी से नीचे उतरने लगी, जिसे उसकी सौतेली माँ ने देख लिया और उसे अटारी में बंद करके चाबी अपनी जेब में डाल ली। मीरा ने दरवाजा पीटते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं भी जूते पहनने की कोशिश करना चाहती हूँ। तभी उसके दोनों दोस्त नीली चिड़िया और चूहा वहां आए। मीरा ने दोनों से कहा, मुझे मेरी सौतेली माँ ने कमरे में बंद कर दिया है और चाबी उसी के पास है। चूहा तुरंत गया। उसने देखा कि सुमन देवी सैनिकों से बातें कर रही है और जो चाबी सुमन देवी के जेब में लटक रही थी, वो चूहे ने चतुराई से चुरा ली और ले जाकर दरवाजे के नीचे से सरका दिया। मीरा ने तुरंत दरवाजा खोला और नीचे की ओर भागी। उसने सैनिकों को पुकारा, रुकिए, मुझे भी जूता आजमाने दीजिए। सुमन देवी और उसकी दोनों बेटियां हैरान रह गई। सुमन देवी ने चिल्लाकर कहा, तू बाहर कैसे निकली? लेकिन सैनिकों ने उसे शांत किया और कहा, ये राजकुमार का आदेश है कि हर युवा लड़की को जूता आजमाना होगा। मीरा ने कांच का जूता लिया और अपने पैर में पहना। जूता उसके पैर में बिल्कुल फिट हो गया, जैसे वह उसी के लिए ही बना हो।
सैनिकों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। सुमन देवी और उसकी दोनों बेटियां हैरान रह गई कि यह कैसे संभव है। सैनिक मीरा को महल ले गए। जब वह राजकुमार के सामने पहुंची तो राजकुमार ने उसे पहचान लिया। राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, तुम वही हो। राजकुमार ने उसका हाथ थामा और कहा, क्या तुम मेरे साथ इस महल में हमेशा के लिए रहोगी? मीरा की आंखें भर आई। उसने हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद मीरा और राजकुमार की शादी हो गई। महल में एक भव्य समारोह हुआ। मीरा ने अपने दोनों दोस्त नीली चिड़िया और चूहे को भी बुलाया। सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर कोई आपको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा आपके साथ है।